गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटी में चैप्टर सेकंड अपना चल रहा है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। 4 स्वरूप पूरे हो चुके हैं। एकल व्यापार, संयुक्त हिंदू व्यवसाय परिवार, पार्टनरशिप और सहकारी समितियां। लास्ट जो स्वरूप बचा हुआ है संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। कंपनी क्या है, कंपनी की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्योंकि एकल व्यापार, साझेदारी, सहकारी समिति, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, यहां पूंजी सीमित होती है, तो बड़े स्तर का व्यवसाय नहीं किया जा सकता है, इसलिए कंपनी अस्तित्व में आई। कंपनी में चूंकि पूंजी जनता को अंश शेयर बेचकर जुटाई जाती है, तो बड़ी मात्रा में पूंजी एकत्रित की जा सकती है और बड़े स्तर पर व्यवसाय प्रारंभ किया जा सकता है। कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013, साझेदारी अधिनियम 1932, सहकारी समिति अधिनियम 1912 और कंपनी अधिनियम 2013। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का संचालन होता है। अब कंपनी है क्या? कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। क्या है बेटा? कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। व्यक्ति तो है। व्यक्ति क्यों है कंपनी? क्योंकि एक व्यक्ति जो काम कर सकता है, व्यक्ति अपने नाम से संपत्ति खरीद सकता है, अपने नाम से संपत्ति बेच सकता है, दूसरे लोगों पर मुकदमा दर्ज करा सकता है, दूसरे लोग व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। तो जो काम एक व्यक्ति कर सकता है वो सभी काम कंपनी भी कर सकती है, इसलिए कंपनी एक व्यक्ति है, लेकिन कृत्रिम है। कृत्रिम क्यों है? क्योंकि कंपनी का जन्म व्यक्ति के जैसे प्राकृतिक तरीके से नहीं होता है। किसी मां की कोख से कंपनी का जन्म नहीं होता है। कंपनी का जन्म कानून के द्वारा होता है, विधान के द्वारा होता है, इसलिए कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है। व्यक्ति है लेकिन कैसा है? कृत्रिम है, प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है। पहले कंपनी अधिनियम 1956 चला करता था। कंपनी अधिनियम 1956 के स्थान पर अब आ गया कंपनी अधिनियम 2013। तो आपको तो यही ध्यान रखना है। तो देखिए, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति वाली संस्था है जिसका अलग से एक वैधानिक अस्तित्व, शाश्वत उत्तराधिकार एवं सार्वमुद्रण होता है। यह कंपनी की देखिए परिभाषा है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति वाली संस्था है जिसका अलग से एक वैधानिक अस्तित्व, शाश्वत उत्तराधिकार और सार्वमुद्रण होता है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना, पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। कंपनी के वास्तविक स्वामी अंशधारक होते हैं। अंशधारक अंशधारक कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। कंपनी का कोई स्वामी नहीं होता है।
जो लोग कंपनी के अंश खरीदते हैं वो उसके स्वामी होते हैं। तो कंपनी के अंशधारक कंपनी के स्वामी होते हैं, जबकि निदेशक मंडल जो कंपनी का संचालन करते हैं, कंपनी का प्रबंध करते हैं, उनका चुनाव भी अंशधारकों द्वारा किया जाता है। कंपनी के स्वामियों का कंपनी पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है। प्रत्यक्ष नियंत्रण प्रबंधकों के हाथ में होता है। कंपनी की पूंजी छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है, जिन्हें अंश कहा जाता है। प्रश्न आता है, अंश किसे कहते हैं? तो कंपनी की पूंजी छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है, जिन्हें अंश या शेयर कहते हैं। अंशधारक जिसने कंपनी का अंश खरीदा है, वो कभी भी जब भी उसको आवश्यकता हो अपना अंश किसी दूसरे व्यक्ति को बेच सकता है। यहां कोई प्रतिबंध नहीं होता है। मान लीजिए किसी कंपनी को 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, उसने 1 करोड़ को 100 टुकड़ों में बांट दिया, यानी 100 रुपए का एक अंश। अब जितने लोग उस कंपनी के अंश करेंगे, कोई 10 करेगा, कोई 20 करेगा, तो कोई 1 करेगा, लेकिन जिसने एक अंश क्रय किया है 100 रुपए का, वो भी क्या है? कंपनी का स्वामी है। जिसने 100 क्रय किए हैं वो भी कंपनी का स्वामी है। कंपनी जब लाभ में चलती है तो खरीदे गए शेयर के अनुपात में उनको लाभांश बांट दिया जाता है। अब देखिए इसके लक्षण। लक्षण या विशेषताएं। नंबर 1, कृत्रिम व्यक्ति। जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। व्यक्ति तो इसलिए है कि व्यक्ति जो काम कर सकता है वो सभी काम कंपनी भी अपने नाम से कर सकती है, इसलिए कंपनी एक व्यक्ति है। लेकिन कंपनी का जन्म व्यक्ति की तरह प्राकृतिक तरीके से न होकर कानून के द्वारा होता है, विधान के द्वारा होता है, इसलिए कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है। देखिए, कंपनी की रचना कानून द्वारा होती है तथा इसका अपने सदस्यों से अलग पृथक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। पृथक अस्तित्व का क्या मतलब है? कंपनी के जो सदस्य हैं, सदस्य कौन होते हैं? अंशधारक। कंपनी के सदस्य यानी अंशधारक, जिसने जितना अंश खरीदा है, अगर कंपनी घाटे में चली जाती है तो अपने अंश तक ही जिम्मेदार है, बाकी कंपनी का घाटा कंपनी उतारेगी। तो कंपनी से सदस्यों का अस्तित्व पृथक होता है, अलग होता है। एक प्राकृतिक व्यक्ति के समान कंपनी अपनी संपत्ति रख सकती है, ऋण ले सकती है, उधार दे सकती है, अनुबंध कर सकती है, दूसरों पर मुकदमा दर्ज करा सकती है, दूसरे लोग कंपनी पर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। एक व्यक्ति ये काम कर सकता है, कंपनी भी ये काम कर सकती है, इसलिए कंपनी एक व्यक्ति है। लेकिन व्यक्तियों के समान ये सांस नहीं ले सकती, खा नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, इसलिए कंपनी क्या है? कृत्रिम व्यक्ति है, क्योंकि इसका जन्म कानून के द्वारा होता है। ये कंपनी व्यक्ति खाना खा सकता है, सांस लेता है, बात कर सकता है, दौड़ सकता है, लेकिन ये काम कंपनी नहीं कर सकती है, इसलिए कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है। दूसरा देखिए, पृथक वैधानिक अस्तित्व। पृथक वैधानिक अस्तित्व। समामेलन के दिन से ही कंपनी को एक अलग पहचान मिल जाती है। समामेलन का क्या मतलब है? पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, उसको कहते हैं समामेलन। तो समामेलन के दिन से ही कंपनी को एक अलग पहचान मिल जाती है, जो इसके सदस्यों से पृथक होती है।
जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, कंपनी समामेलित हो जाती है, सदस्यों से इसका पृथक अस्तित्व हो जाता है। इसकी परिसंपत्तियां और उसकी देयताएं इसके स्वामियों की परिसंपत्ता और देयताओं से पृथक होती है। यानी कंपनी को अगर कर्जभार हो जाता है तो स्वामियों की निजी संपत्ति को नहीं बेचा जा सकता है। कानून व्यवसाय और इसके स्वामियों को एक नहीं मानता, दोनों को पृथक पृथक मानता है। जैसे ही कंपनी अस्तित्व में आती है, रजिस्ट्रेशन होता है, तो कंपनी का जन्म हो जाता है। जिस दिन रजिस्ट्रेशन होता है उस दिन को कंपनी का बर्थडे माना जाता है, और कंपनी का जन्म होते ही, अस्तित्व में आते ही सदस्यों से उसका पृथक अस्तित्व हो जाता है। स्थापना। कंपनी की स्थापना। कंपनी की स्थापना अधिक समय लेने वाली, खर्चीली और जटिल प्रक्रिया है। कंपनी को स्थापित करने में समय लगता है, खर्चा भी होता है और प्रक्रिया भी काफी जटिल है। इसके कार्य प्रारंभ से ही कई प्रलेख तैयार करना तथा कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना होता है। कंपनी की स्थापना करने के लिए कई सारे प्रलेख तैयार करने पड़ते हैं। आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कौन कौन से प्रलेख तैयार होते हैं। तो कई सारे प्रलेख तैयार करने पड़ते हैं, कई कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है। कंपनियों का समामेलन कंपनी अधिनियम 2013 अथवा किसी पूर्व कंपनी अधिनियम में होना अनिवार्य है। पूर्व का अधिनियम कौन सा था? कंपनी अधिनियम 1956, अब बन गया 2013। तो उस अधिनियम में या इस अधिनियम में कंपनी को समामेलित होना पड़ता है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अगला देखिए, शाश्वत उत्तराधिकार। शाश्वत उत्तराधिकार कंपनी की रचना कानून के द्वारा होती है और कानून के द्वारा ही कंपनी को समाप्त किया जा सकता है। कंपनी वैसे कभी समाप्त नहीं होती है। रजिस्ट्रेशन होते ही कंपनी का जन्म हो जाता है और रजिस्ट्रेशन कानून से होता है। कंपनी के सारे सदस्य, मान लीजिए कंपनी में 5000 सदस्य हैं अंशधारक, सारे के सारे सदस्य भी अगर मर जाते हैं, पागल हो जाते हैं, जेल चले जाते हैं, तो भी कंपनी कभी बंद नहीं होती है। कानून ने उसको जन्म दिया है, कानून ही उसको बंद कर सकता है। तो कंपनी शाश्वत, निरंतर चलने वाली होती है। कंपनी की रचना कानून के द्वारा होती है और कानून ही इसका अंत कर सकता है। इसके अस्तित्व का अंत केवल तभी होगा जबकि इसको बंद करने की प्रक्रिया, जिसे समापन प्रक्रिया कहते हैं, वो पूरी हो जाएगी। इसे बंद करने की प्रक्रिया को पूरी करके समाप्त किया जा सकता है, अदरवाइज कंपनी कभी समाप्त नहीं होती है। सदस्य आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी के अस्तित्व पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुराने छोड़कर चले जाते हैं, नए आ जाते हैं, लेकिन कंपनी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे केवल समापन की प्रक्रिया से ही समाप्त किया जा सकता है, अदरवाइज कंपनी जीवित रहती है, समाप्त नहीं होती। आपका स्कूल है, आपका स्कूल रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन नंबर इसको मिले हुए हैं। अगर आप सब लोग यहां पढ़ना बंद कर दें तो भी स्कूल का नाम समाप्त नहीं होगा। स्कूल का नाम फिर भी रहेगा, इस नाम से कहीं भी दूसरी जगह जाकर भी स्कूल खोला जा सकता है उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से, क्योंकि रजिस्टर्ड है। समापन की प्रक्रिया करके ही इसको समाप्त किया जा सकता है, अदरवाइज तो ये समाप्त सैकड़ों वर्षों भी समाप्त नहीं होगा। अगला देखिए, नियंत्रण। कंपनी के मामलों का प्रबंध और नियंत्रण निदेशक मंडल करता है। कंपनियां दो प्रकार की होती हैं, सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी।
दोनों में ही निदेशकों की एक निश्चित संख्या होती है, कम से कम उतनी संख्या होनी चाहिए। तो कंपनी का नियंत्रण निदेशक मंडल के हाथ में होता है, जिसका चुनाव अंशधारियों द्वारा किया जाता है। जो कंपनी के व्यवसाय को चलाने के लिए उच्च प्रबंध अधिकारियों को नियुक्त करता है। नियंत्रण कौन करता है? निदेशक मंडल। निदेशक मंडल ही कंपनी को चलाने के लिए उच्च प्रबंधकों की नियुक्ति करता है। निदेशकों की स्थिति अत्यधिक महत्व की होती है, क्योंकि कंपनी के कार्यों के लिए वे अंशधारकों के प्रति सीधे उत्तरदायी होते हैं। अगर कंपनी लॉस में चलती है, कंपनी अगर लॉस में चलती है तो इसके लिए जिम्मेदार निदेशक ही होते हैं। कंपनी को अगर घाटा होगा तो अंशधारकों को घाटा होगा और उसके लिए निदेशक ही जिम्मेदार माने जाएंगे। वैसे अंशधारियों को व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के संचालन में भाग लेने का अधिकार नहीं है। वैसे तो अंशधारियों को प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है। जब मीटिंग वगैरह होती है, अंशधारी उसमें भाग लेते हैं, लेकिन जो दिन प्रतिदिन के कार्य हैं, सुबह से शाम तक कंपनी में जो कार्य होते हैं, उन कार्यों में अंशधारी कोई दखल नहीं कर सकते हैं। चलो बाकी कल देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक्स।